गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने मस्तिष्क के बारे में बात की थी। आज अपन मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे कि भाई मेरुरज्जु क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, मेरुरज्जु लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। कितनी है? लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ठीक है, कितनी लंबी संरचना है? 45 सेंटीमीटर क्या है? लंबी संरचना है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। अपन को पता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो ही पड़ते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो उसमें ये क्या है? एक आपके महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क जो होता है, इसके केवल मध्यांश वाला जो भाग होता है, मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। कि जो पश्च मस्तिष्क जो है, पश्च मस्तिष्क का जो आपके मध्यांश वाला या ऐसे कहते हैं मेडुला वाला जो आपके भाग होता है, किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके आगे बात करें अपन कि मेरुरज्जु क्या है? एक तंत्रिकीय नाल है जो आपके केशरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। केशरुका मतलब रीढ़ की हड्डी के मध्य सुरक्षित रहती है। तो मेरुरज्जु क्या है? एक तंत्रिकीय नाल है। क्या है आपके? तंत्रिकीय नाल व नलीनुमा संरचना। तंत्रिकीय नाल है जो आपके केशरुकाओं जिसे कहा जाता है वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी के मध्य क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। के मध्य सुरक्षित रहती है। के मध्य सुरक्षित रहती है। इसके आगे बात करें अपन किसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है, जिसे दो स्तर की मोटी दीवार घिरे रहती है। कि इसके अंदर जो क्या होती है, आपके तंत्रिकीय जो नाल होती है, इसके मध्य क्या पाई जाती है? एक संकरी मतलब पतली, केंद्रीय मतलब बीचों बीच में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जो आपके दो स्तर की मोटी दीवार से घिरी होती है। मतलब इसके अंदर नाल की क्या होती है? दो स्तर की, ऊपर और नीचे मोटी दीवार से घिरी होती है। ठीक है, और भीतर स्तर को क्या कहते हैं? दूसरा द्रव्य। के भीतर क्या पाया जाता है? भीतर दूसरा द्रव्य। भीतर क्या पाया जाता है? दूसरा द्रव्य। और बाहरी सत्र को क्या कहते हैं? कि बाहर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत द्रव्य। कि भाई आपके तंत्रिका नाल जो होती है, इसके मध्य एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जिसके दोनों तरफ मोटी भित्ति क्या होती है? को घेरे रखती है। और भीतर की तरफ क्या होता है? दूसरा द्रव्य। और बाहर की तरफ क्या होता है? श्वेत द्रव्य पाया जाता है। दूसरे द्रव्य की तरह ही मेरुरज्जु में क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं। कि दूसरे द्रव्य की तरह भी क्या होता है? मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं। कि मेरुरज्जु के अंदर क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव्य के स्तंभ मतलब इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। हालांकि स्तंभ छोटे तथा संख्या में क्या होते हैं? ज़्यादा। तो ये जो स्तंभ है, ये क्या होते हैं? छोटे तथा संख्या में अधिक। इसके आगे बात करें अपन कि दूसरा द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में फैला होता है। कि भाई दूसरा द्रव्य जो होता है भीतर, यहाँ से लेकर मान लीजिए इतनी सी आपकी ये है मेरुरज्जु, तो इसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये भीतर क्या होता है? पाया जाता है। और लंबे स्तंभ के रूप में इस प्रकार से इस पूरी संरचना में इस प्रकार से पाया जाता है। और मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन। मेरुरज्जु क्या कार्य करता है? मुख्य कार्य क्या है मेरुरज्जु का? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन। कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करता है और क्या करता है? नियमन करता है। संचालन व नियमन। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो अचानक होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है आपके रिफ्लेक्शन और एक्शन कहा जाता है, उस ये कार्य करती है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त और मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करती है। कि भाई मस्तिष्क ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो आपके सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका? मेरुरज्जु का। और अंगों से कोई भी आदेश आता है, आवेग आता है, उद्दीपन आता है, उसको मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य किसका? मेरुरज्जु का होता है। ये आपके मेरुरज्जु हो गया कंप्लीट। कि भाई मेरुरज्जु क्या है? लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। और ये पश्च मस्तिष्क से जुड़े किसके? मेडुला जो होता है उसे इस भाग से मेरुरज्जु से क्या होता है? जुड़ा होता है पश्च मस्तिष्क का।
और एक तंत्रिका नाल है जो केशरों के मध्य सुरक्षित रहती है कि वह तंत्रिकाओं से बनी हुई नलिनुमा संरचनाएं जो आपके जो केशरों का रीढ़ की हड्डी होती है उनके मध्य में सुरक्षित पाई जाती है। और इस मेरुजों के मध्य संकरी केंद्रीय नाल पाई जाती है जिसके चारों तरफ मोटी दीवार पाई जाती है, ऊपर और नीचे चारों तरफ। इसके मध्य में क्या होता है, दुष्ट द्रव्य पाया जाता है, किनारों पे क्या होता है, श्वेत द्रव्य पाया जाता है। और जो आपके श्वेत द्रव्य जो होता है आपके कि भाई दुष्ट द्रव्य जो होता है वो मेरुजों में श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाए जाते हैं कि भाई आपके क्या है कि दुष्ट द्रव्य की तरह मेरुजों में क्या पाया जाता है, श्वेत द्रव्य के स्तंभ पाया जाता है। दुष्ट द्रव्य के स्तंभ मतलब दुष्ट द्रव्य जो होता है अंदर यहाँ से जैसे शुरुआत हो रही है मेरुजों की यहाँ खत्म हो रहा है तो बीच में इस प्रकार से स्तंभ पाया जाता है। उसी प्रकार श्वेत द्रव्य के भी क्या पाए जाते हैं, स्तंभ पाए जाते हैं। वो छोटे होते हैं लेकिन संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब मेरुजों का कार्य क्या है, ये मेरुजों जो है आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है, नियमन करता है, साथ ही मस्तिष्क से जो भी आवेग सभी अंगों तक पहुंचाना है या अंगों से मस्तिष्क से उद्दीपन आवेग को जो पहुंचाना है इसके लिए माध्यम का कार्य कौन करता है, मेरुजु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये आपके मेरुजु कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए अब आप अब है परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तो वह परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि मस्तिष्क तथा मेरुजु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। कि भाई क्या है परिधीय तंत्रिका कि वह मस्तिष्क व मेरुरज्जु मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली क्या है, तंत्रिकाओं का समूह है, तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। कि भाई आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है कि भाई मस्तिष्क और मेरुजु से जितनी भी तंत्रिकाएं निकलती है उनका समूह है, वो क्या करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने वाली जो भी नर्व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क और मेरुजु तक पहुंचती है, वहाँ पहुँचने वाली और वापस आने वाले जो भी संदेश है उनको पहुँचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके बाहर कार्य करता है, इस परिधीय तंत्र कहा जाता है। और ये मुख्यतः आपके दो प्रकार का होता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, पहला है आपके कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या हो गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो गया। अब देखिए कि भाई कायिक तंत्रिका तंत्र क्या है, इसकी बात करते हैं पहले कि ये तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इच्छा अनुसार मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ऐच्छिक या आप लिख सकते हैं इच्छा अनुसार कि भाई आप इच्छा अनुसार जो कार्य करते हैं उसका संपादन कौन सा तंत्र करता है, आपके कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस तंत्र के सारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है तथा मांसपेशी आदि के कार्य को संपादित करता है। कि इसी तंत्र की सहायता से जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मतलब मस्तिष्क और मेरुजु जो है
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसी की मदद से, मतलब कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से क्या करता है, आपके बाह्य उत्तेजनाओं, मतलब बाहर जो भी क्रिया हो रही है शरीर के बाहर बाह्य भागों पर, बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया संपादित करता है, बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया संपन्न करता है तथा मांसपेशी आदि के कार्यों को क्या करता है, संपादन करता है तथा मांसपेशी आदि के कार्यों का संपादन करता है। क्या है कि जो भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ में ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इस तक जो सूचनाएं हैं, जो बाह्य उत्तेजना बाहर है, जो शरीर के बाहरी भागों पर जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, मांसपेशियों द्वारा कार्य किया जाता है, उनको सबको कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से संपन्न होता है। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? ये तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं। जैसे देखो, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं अनैच्छिक कार्य, एक तो होते हैं ऐच्छिक, एक होते हैं अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब अपन उनको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अनैच्छिक या स्वतः होने वाले जो ऑटोमेटिक होते हैं, अपने कंट्रोल नहीं होते। जैसे अपन बात करते हैं कि हृदय है, फेफड़ा है, अंत्यस्रावी ग्रंथि है, ये जो कार्य हृदय फेफड़ों का आपके फूलना और संकुचन और शीतलन होना अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब क्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। हृदय का धड़कना अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अंत्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन जो भी है उनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये स्वतः जो शरीर में क्रिया होती है उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो स्वतः मतलब हृदय, फेफड़ों व हार्मोन लिख देता हूँ सीधा, अंत्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा होने वाले हार्मोन आदि हो गए इसके एग्जाम कि भाई अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है। और ये तंत्रिका तंत्र के समूह की श्रृंखला होती है। क्या है कि भाई एक तंत्रिका तंत्र के समूह की क्या श्रृंखला है? तंत्रिका तंत्र के समूह की एक श्रृंखला है, ठीक है। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु से जुड़ा होता है, ठीक है। कि भाई आंतरिक जो आपके तंत्रिका तंतु होते हैं उनसे जुड़ा होता है, आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु से जुड़ा होता है। तंत्रिका तंतु से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। और आपके जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके 2 भाग है, एक अनुकंपी, एक है परानुकंपी। अब अनुकंपी और परानुकंपी की बात करेंगे, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, कायिक, इसके 2 भाग, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसके भागों की बात करेंगे। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भागों की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके 2 भाग हो गए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। कि भाई पहले बात करते हैं अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। क्या है देखिए कि भाई ये तंत्र व्यक्ति में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। कि व्यक्ति में किसको नियंत्रित करता है? व्यक्ति में सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। कि व्यक्ति में सतर्कता मतलब उसको जागरूक करने का, ठीक है, एक्टिव रखने का कार्य, ठीक है। और किसी भी कार्य में जो उत्तेजना होती है, आपके संवेदना होती है, उसको नियंत्रित करता है।
इसके अलावा ये तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या करता है, व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। कि भाई आपातकालीन परिस्थितियाँ कैसे, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया आपका, ठीक है, आपको 5 जने मारने आ गए, आप भाग रहे हो एकदम, तो आप उस समय इतने फास्ट भागोगे जितना आपने सोचा ही नहीं होगा। ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, आपके पीछे कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, आप इतना दौड़ नहीं सकते, लेकिन आप अपनी जान बचाने के दौड़, तो ये आपातकालीन परिस्थितियाँ आपकी। आप मान लीजिए किसी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में नीचे आग लगी, तो आप क्या करोगे, तो एकदम आप सक्रिय हो जाते हो। ये आपातकालीन परिस्थितियाँ हैं, जिसे कहा जाता है आपातकालीन परिस्थितियाँ। ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति को तैयार कौन करता है, आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। और आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि जो आपातकालीन स्थितियाँ होती है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, देखिए आप समझ जाओगे। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, देखिए क्या क्या चेंज आता है उसको देखिए। कि भाई हृदय की गति का तेज होना, कि रात को आप सो रहे हो, एकदम घर पे अकेले हो, भले आपका घर हो, पर आपको एकदम 12 साढ़े 12 आपकी आँख खुली और बिल्ली ने या चूहे ने एकदम बर्तन गिरा दिया। अब आपको बहुत प्यास लग रही है या बहुत टॉयलेट लगा, आप बाहर नहीं जाओगे रूम के, और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हृदय की गति का तेज होना, श्वास की गति बढ़ना, श्वसन आपके दर है वो बढ़ जाएगी, श्वास गति का बढ़ना, ये आपातकालीन परिस्थितियों के क्या है, संकेत है। और ये सभी कार्य जो आपातकालीन, अब अपने शरीर को जो ऊर्जा दी जाती है, शरीर को नियंत्रित किया जाता है, वो किस तंत्र के द्वारा किया जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, साथ में दोनों की बात करते हैं। कि ये तंत्र वो शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। कि भाई ये तो ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है, ऊर्जा को क्या करता है, बचाता है। तो शारीरिक ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है, शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी आगे कि विश्राम अवस्था में ये तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है। कि जब आप विश्राम अवस्था में होता है, ठीक है, विश्राम अवस्था में क्या करता है कि विश्राम अवस्था के अंदर, कि विश्राम अवस्था में ये तंत्र क्रियाशील होकर, विश्राम अवस्था में ये तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय करता है। ऊर्जा संचय, या ऐसे कैसे तो ऊर्जा का संग्रह, संचय लोग ऊर्जा का संग्रह करता है। और ये आँख की पुतली को सिकुड़ता है तथा लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। कि भाई इसका क्या कार्य है, यह है आँख की पुतली को सिकोड़ता है, साथ में क्या करता है, लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। कि भाई परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है। विश्राम अवस्था में तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय करता है। विश्राम अवस्था में होता है तब ये क्या करता है, ऊर्जा का संचय करता है। और आँख की पुतली, आपको पता है आँख की पुतली अपन अधिक धूप में होते हैं, आँख की पुतली में एकदम बंद हो जाती, फिर अपन एकदम अंधेरे वाले क्षेत्र में जाते हैं, तब अपन को कुछ थोड़े से अंधेरे वाले क्षेत्र में जाते कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए, ठीक है। ये सभी जो आँख की पुतली है उसको नियंत्रित करता है। आँख की पुतली कब सिकुड़ती है, कब पूरी फैलती है, लार व पाचक रसों में ये वृद्धि करता है। ये सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग, अनुकंपी और परानुकंपी के अपने संरचना पर ली डिटेल में बात होगी। अब अपनी नई हेडिंग आती है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका ये इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। उसकी बात करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें कि भाई तंत्रिका जो तंत्र है वो आपके किस प्रकार से कार्य करता है, और लास्ट फिर रहेगा अपने अंत्यस्रावी ग्रंथि वाला, ठीक है। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना या न्यूरॉन के बारे में। एग्जाम के हिसाब से न्यूरॉन का डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता भी है।
अब अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। देखिए तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को समझने के लिए अपन सबसे पहले न्यूरॉन का बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बना के फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम है डायग्राम बनाना। चलो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा इसको और कि अपन न्यूरॉन की संरचना पढ़ रहे हैं, इसके सभी भागों को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ये न्यूरॉन का डायग्राम होगा, इसका नामांकन कर लेते हैं, बाकी इसके डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो आपके इसे कहते हैं दुर्माक्ष, क्या कहा जाता है इसको? दुर्माक्ष कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका आप। और ये जो आपके इसे कहा जाता है साइटोन या कोशिका काय, जो सिस्टम बनी कोशिका काय। और ये आपके बीच में जो है ये केंद्रक, और ये पूरी संरचना कहलाती है तंत्रिकाक्ष। पूरा ये यहाँ से लेकर ये ग्रीन वाला भाग है तंत्रिकाक्ष। और ये जो आपके पाए जाते हैं इसे कहा जाता है, ये जो बनाए ये इसे कहते हैं तो आपके तंत्रिकाक्ष शिरा। और ये जो बनाए हुए ऊपर वाली संरचना इसे कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ या सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ। ये आपके न्यूरॉन का डायग्राम हो गया कि भाई न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, इसके भागों का अपन नामांकन कर लिया। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और नीचे किसे लिखना है? चित्र किसका है? हमेशा वही, ये आपकी चित्र है तंत्रिका की संरचना। तंत्रिका की संरचना। ठीक है, आज के लिए बस अपना इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।